हमारे साथ आप सबका विशेष तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला। एक बार तालियां अपने लिए बजा दीजिए भाई। देखिए, सीधा सा सवाल हम जो उठाने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बहस है। तो स्कूल कॉलेज में हिजाब जो है, स्कूल कॉलेज में, देखिए मैं डिबेट शुरू करने से पहले ही क्लियर कर रहा हूं, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। हिजाब बैन कुछ नहीं, ना कोई हिजाब के खिलाफ डिबेट हो रही है। लेकिन स्कूल कॉलेज में हिजाब मजहबी हट या संवैधानिक हक, जो बार बार कहा जा रहा है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 का जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर हम आज जिक्र करेंगे। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड के खिलाफ मजहब की मांग कट्टरपंथ की जिद है या मजहब की गरिमा के लिए जरूरी है? हिजाब मर्यादा और गरिमा के लिए जरूरी है, यह पक्ष दिया जा रहा है। हिजाब धर्म है या चॉइस है? शब्दों को समझिएगा। क्या यह धार्मिक अनिवार्यता है या चॉइस का मामला है, अधिकार का मामला है? और स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही है या नहीं है? हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 दिन में सुनवाई और अब फैसला सुनाने की जो है वो घड़ी है, और फैसला सुनाने की बारी सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन पहले पक्ष विपक्ष को आप बहुत आसानी से, बहुत ही तसल्ली से समझिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सबके लिए भी जरूरी है। देखिए, हिजाब के पक्ष में कहा जा रहा है कि जैसे हिंदू महिलाएं सिर ढकती हैं, वैसे ही हिजाब मुस्लिम बेटियों के लिए गरिमा का प्रतीक है, मर्यादा है हिजाब, पक्ष में कहा जा रहा है। कोर्ट के अंदर हिजाब के पक्ष में यह कहा गया कि कुरान में जो कहा गया है वो अनिवार्य है, वो प्रैक्टिस है, वो होगा। हिजाब बैन के बाद 17,000 लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। यह कहा जा रहा है कि हिजाब बैन मत करिए क्लासरूम में, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दीजिए, क्योंकि यह पक्ष में कहा जा रहा है कि हिजाब बैन के बाद क्लासरूम में 17,000 लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। हिजाब पहनना संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हिजाब एक फर्ज है जिसकी अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सकता। मुस्लिम बेटियों से अपनी मर्जी से हिजाब पहनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हिजाब मुस्लिम पहचान से जुड़ा हुआ है। जिस तरह सिख बच्चे, तुलना की जा रही है, पगड़ी पहनकर स्कूल आ सकते हैं, उसी तरह हिजाब मुस्लिम बच्चियों का अधिकार है। और कर्नाटक सरकार का सर्कुलर संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जबकि स्कूल कॉलेज में हिजाब के विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है, अब वो सुनिए। यह कहा जा रहा है कि भाई सेकुलर माहौल कब होगा? जब सभी बच्चे एक समान होंगे, उनकी कोई धार्मिक पहचान नहीं होगी, अलग अलग नहीं होंगे, अलगाववाद की मतलब अलगाव जैसी पहचान नहीं होगी, परिधान सबके बराबर होंगे, यूनिफॉर्मिटी होगी, यूनिफॉर्म होगा, सभी बच्चे बराबर हैं। जब शिक्षक का कोई धर्म नहीं, शिक्षा का कोई धर्म नहीं, तो छात्र का बचपन में क्या धर्म? यह दलील दी जा रही है कि हिजाब क्लासरूम में नहीं। जो महिला हिजाब नहीं पहनती है, क्या वो कम मुसलमान हो जाती है? क्या धार्मिक अधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई कर्नाटक सरकार की तरफ से कि भाई धार्मिक अधिकार का बार बार दलील दी जा रही है। सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या धार्मिक अधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में नमाज की जा सकती है? क्या नहीं, वहां पर नियम है। क्या कोई हिंदू हवन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक अधिकार के नाम पर, आर्टिकल 25 के नाम पर? नहीं। क्या धार्मिक आजादी के नाम पर मस्जिद में जागरण किया जा सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना। क्या मदरसे में कोई बच्ची अगर पढ़ने जाती है तो क्या वो अपनी चॉइस के कपड़े पहन सकती है कि वो चाहे कि मैं ड्रेस पहन लूं, हाफ पैंट पहन लूं? नहीं पहन सकती, नियम है मदरसे के। जिस तरह ईद में, आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के खिलाफ जो दलील दी गई है क्लासरूम में, उसमें कहा गया है जिस तरह ईद में गाय काटना मुसलमानों का मौलिक अधिकार नहीं है, उसी तरह शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार नहीं है। इसी पर हिजाब पर पक्ष विपक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो कई ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानते हैं जिनकी बेटियां हिजाब नहीं पहनती हैं। सिखों की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती और शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बड़ा पैनल है, मैं जल्दी से बता देता हूं। सुबुई खान मेरे साथ हैं, मेरे साथ अंबर जैदी जी हैं, मेरे साथ शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट है। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मेरे पास हाजिक खान साहब हैं। हाजिक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब हैं और गुलाम हाफिज सरवर हैं।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले सुबह मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं माइक लेकर आऊंगा क्योंकि चिकन चिल्ली नहीं होनी चाहिए डिबेट के अंदर, इसलिए मैं माइक लेकर आऊंगा और सब माइक पर बोलेंगे। सुबह सबसे पहले जो पक्ष ये कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है जो आपने कि हिजाब मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है, सिंबल है। जी जी अमन, एक उदाहरण ही बता देती हूँ कि अगर मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है, अभी ईरान में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। एक तरफ तो एक ईरानी बच्ची को हिजाब ना करने पर जान से मार दिया जा रहा है मर्यादा का हवाला देकर, दूसरी तरफ उसी ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के रजीम में महिलाओं की शादी की उम्र घटा के 12-13 साल कर दी गई थी। वहाँ पे महिलाओं की मर्यादा नहीं होती है। तो देखिए, ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि औरतों की इज्जत का सवाल है। अगर औरतों की इज्जत का सवाल है तो जब शरिया के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों के साथ आप निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप्स करते हैं बच्चियों के साथ, तब महिलाओं की मर्यादा कहाँ जाती है? जब शरिया के नाम पर आप हलाला करते हैं, मुस्लिम औरतों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह आपस में एक्सचेंज करते हैं, तब महिला की मर्यादा कहाँ जाती है? मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये चीज़ें मन, लेकिन ये कहनी पड़ती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके। ये बार बार पक्ष है, मेरे को पता वही पक्ष आएगा कि यहाँ तो मुस्लिम मर्द की तरफ से, पुरुषों की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की चिंता की जा रही है। भाई उसको अधिकार है हिजाब पहनने का, जी वो तो चिंता कर रहे हैं ना भाई मुस्लिम महिलाओं की। अमन, मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए, अगर कोई पहनना चाहती है मुस्लिम बच्ची हिजाब अपनी पर्सनल लाइफ में, किसी इंस्टीट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ड्रेस कोड है, वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन अपने निजी जीवन में अगर आप पहनना चाहते हैं, किसी को उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मुसलमान बच्ची हैं नहीं पहनना चाहती हैं, यहाँ पे 3 मुसलमान महिलाएं बैठी हैं जो हिजाब नहीं करती हैं या अपनी मर्जी से शायद करना चाहती हैं। मैं हिजाब केवल नमाज पढ़ते वक्त करती हूँ। हमारे चुनने के अधिकार का क्या? हमें फौरन बुरा मुसलमान होने का, मुनाफिक होने का, काफिर होने का सर्टिफिकेट क्यों दे दिया जाता है? मन सर्टिफिकेट क्यों दे दिया जाता है? हाजिक भाई, मैं डिबेट यहीं से शुरू कर रहा हूं। हिजाब में आपको धर्म की चिंता या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता है? सवाल समझ गए आप? आपको धर्म की चिंता है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता है? हाजिक भाई देखिए अमन जी, बात यह है कि इस्लाम मज़हब जो है, जो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड खुदा है, उसने बनाया है। ये दुनिया जिसने कायनात बनाई है उसी का वो संविधान है। सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली मर्द औरतों से कहें कि वो अपने हिजाब में, पर्दे में रहें। दूसरी जगह औरत का जो शत्र है उसका पर्दा है। अगर किसी को नहीं जानकारी, अगर कोई नहीं करना चाहता, जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, 98% लोग नहीं, रोज़ा 30 दिन का फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ रहे, तो उससे शरीयत के कानून पर कोई जो, अगर कोई पढ़ना चाहता है पढ़े, कोई नहीं पढ़ लिया, उसकी जवाबदेही उसकी होगी। ऐसे ही जो हिजाब में रहना चाहता है, जो पर्दे में रहना चाहता है, ये उसकी चॉइस है कि वो पर्दे में रहे, और जो नहीं रहना चाहता वो उसकी चॉइस है और उसकी जिम्मेदारी है और उसकी जवाबदेही बनेगी, उसमें किसी दूसरे की जवाबदेही नहीं। आपके हिसाब से, मैं अच्छा लगा मुझे, आपके हिसाब से चॉइस का मामला है ये धार्मिक, इस्लामिक एतबार से फर्ज है। अब कोई फर्ज है या चॉइस है? फर्ज अल्लाह कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। यूँ फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत का ये चेहरे से लेके यहाँ तक ये सत्र है और मर्द का सत्र है इस टुंडी से लेके मोडी पे। इसको किसी भी कंडीशन में ना मर्द को खोलना है, जैसे नेकर पहन के मर्द घूमता है, वो नंगा है इस्लामिक एतबार से, और जो सत्र अपनी खोल के चल रहा है इस्लामिक एतबार से वो भी पर्दे में नहीं है, उसका जवाब। ये आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये धर्म का मामला है, आपने बताया, ठीक है, जो कुरान में लिखा वो प्रैक्टिस है, ये धर्म का मामला है, ठीक है। अगर धर्म का मामला है तो स्कूल तो कोई धार्मिक संस्था नहीं है। स्कूल में, क्लासरूम की बात करिए, क्लासरूम में हिजाब। स्कूल में हमारे फादर प्रिंसिपल रहे, हमें मालूम है, हम 4 स्कूल लड़कियों के चल रहे हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ जो आती हैं, अब से मैं नहीं 20 साल से देख रहा हूँ, 50 साल से देख रहा हूँ कि जो लड़कियाँ बुरखे में आती हैं, हिजाब में आती हैं, और स्कूल के अंदर जब जाती हैं तो वो अपना बुरखा एक जगह उनका इंतजाम होता है, वहाँ उतार कर फिर क्लास में जाती हैं ड्रेस के साथ, और उसमें कोई एतराज नहीं। यानी कि चलिए, डिबेट शुरुआत एक अच्छे नोट के साथ हुई है। हाजी खान का भी ये पक्ष है कि क्लासरूम में हिजाब की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, बात ये है कि अगर कोई, यही है ना, आपने बोला ना, आप एक लड़की अगर करना चाहती हिजाब भी, वो कितना इतना रखना चाहती है। एक सरदार अपनी पगड़ी पहन के आ रहा है,
तो बात हाजिक भाई देखिए बात ये यूनिफॉर्म की है। क्लासरूम में हिजाब की अनिवार्यता सही या नहीं, मतलब क्लासरूम में ये हट है, ये संवैधानिक हक है क्लासरूम में हिजाब। देखिए इस्लाम जो क्लास की वजह से नहीं होगा कि क्लास में जाके तुम उतार दो, इस्लामिक एतबार से तो हुक्म वही है जो मैंने पहले बता दिया शरीयत का। लेकिन अगर लड़कियां, अक्सर हमने देखा है कि वहाँ किताब उसमें स्कूल में जाके ड्रेस में होके हिजाब को दूसरी जगह कुर्खे को उतार के टांग देती है, ये देखा गया। तो क्लासरूम में हटा देना चाहिए। वो उनका अपना पर्सनल हटाती है, पर्सनल नहीं है ना सर, यूनिफॉर्म है ना, वही तो डिबेट चल रही है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म तो पहन के अंदर आती हैं उसकी। नहीं अगर अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं क्लासरूम में अब एक मिनट मेरी बात सुनिए हाजी भाई, 24 घंटे के लिए। हाजी भाई चलिए एक मिनट आप बोलिए अंबर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक आप लोगों की तरफ से हमेशा कहा जाता है ना, हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोल दिया क्लासरूम में हिजाब गलत, बोल दिया ना, तो फिर अब तो डिबेट मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। अंबर बिल्कुल, देखिए ये सारी दोगली मानसिकता तो हमेशा दिखती है। सबसे पहले कहते हैं कि हम कोर्ट पे भरोसा, जब भी कोर्ट का फैसला आता है तो उसको वो मानते ही नहीं, तो ये सारी बातें कहने की है। लेकिन जो बात हिजाब पे हो रही है, अभी सूरह अज़ाब की बात हुई, चैप्टर 3 आयत 59, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद कह दो अपनी पत्नी और बेटियों से, तो उसका रेफरेंस जो शानी नुज़ूल कहते हैं ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में आयत आई, वो मैं बताना चाहती हूँ। उस वक्त एक लिबास पहना जाता था जिसको जिलबाब कहते थे। उस लिबास में, उस कपड़े से औरतों के प्राइवेट पार्ट्स कवर नहीं होते थे, जिसकी वजह से औरतें अक्सर हादसों का शिकार हो जाती थी। तो उस वक्त ये आयत आई थी कि औरतों को कहो कि वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करे ताकि उनके प्राइवेट पार्ट्स ना दिखे। तो उस वक्त यह है कि जिलबाब के ऊपर वो खिमर पहनने लगी, जिससे सर और उनका आगे का हिस्सा ढक जाता था। तो उसका मतलब ये नहीं था कि आप कपड़ों के ऊपर कपड़े और लबादे या टेंट पहन लो, ये सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। और हिजाब सिर्फ इस्लाम में नहीं है, आप इजिप्शियन कल्चर में जाइए, वहां पे भी महिलाएं हिजाब सर पे दुपट्टा रखती थी और थोड़ा सा चेहरा ढक लेती थी। उसका सिंबल ये होता था, एक फैशन सिंबल होता था, और साथ ही साथ ये एक प्रतीक होता था कि आप इन्फ्लुएंशियल परिवार की महिलाएं, तो आपको चोर उचक्के उन पे हाथ नहीं डालते थे। तो धीरे धीरे मान्यता हो गई कि औरतों की ये सुरक्षा का एक प्रतीक हो गया, इससे औरतों की सुरक्षा होती है, और धीरे धीरे ये महिलाओं पे अनिवार्यता कर दी गई। तो ये पितृसत्तात्मकता का प्रतीक है और महिलाओं पे उनके दायरे तय करने के लिए जबरदस्ती की जाती है। ये कहना कि धर्म का हिस्सा, ये गलत बात है। ठीक है अलीमुद्दीन असादी साहब, ये धर्म का मामला है, चॉइस का मामला है आपके हिसाब से? हिजाब क्लासरूम में हिजाब धर्म का मामला है, चॉइस का मामला है? समझ नहीं आती आप लोग हमारे धर्म की इतनी चिंता क्यों करते हो भाई? हमने किसी धर्म में बीच में जाकर क्या मुदाखलत की है? पहली बात सुनिए, यूनिफॉर्म से पहले मजहब है हमारे लिए, मजहब इस्लाम है। जिस तरह हिंदू धर्म के लिए एक मिनट आपने कहा कि शिक्षा से पहले हिजाब है, बोलने दीजिए, शिक्षा से पहले हिजाब है। देखिए मेरी बात सुनिए, 16,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया हिजाब के चक्कर में। 17,000 ने छोड़ा, 17,000 सही किया उन्होंने? सुन लीजिए ना, सही क्या उन्होंने? अरे सुन लीजिए ना, सही क्या उन्होंने? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो और बेटियों को पढ़ने नहीं देते आप। अच्छा हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं, हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं। जिस तरह आपने सुबीर खान को वक्त दिया ना, यहीं से शुरुआत होती है कि टीवी पर वो हिजाब में नहीं है तो उनको समय क्यों दिया? सुनिए वो हिजाब में बिल्कुल ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आप धर्म के बीच में मत लाइए। आप समय दीजिए पूरा, तो हम बैठकर बात करेंगे और आपसे भागने वाले नहीं हम। पहले सुन लीजिए आप, धर्म हमारे लिए सबसे पहले, संविधान से भी पहले, संविधान से भी पहले। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा संविधान से बड़ा संविधान नहीं है हमारे लिए, आप भी बोलिए संविधान से पहले धर्म आता है क्या? आप जिस तरह का सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। हमारे देश का संविधान हमारे सारे मजाहिब को आजादी दे रहा है कि अब संविधान ही दे रहा है। तो अगर संविधान हमारी आर्टिकल 19 और 25 में आजादी दे रहा है कि जो जिस मजहब का है वो उसके एतबार से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, तो उसमें किसी को क्या एतराज है? संविधान हमारा मेरी बात कहने दो। हमारा दीन ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादार रहो, उसके साथ पूरी तरह उसकी इज्जत सम्मान करो। धर्म बड़ा है, संविधान देखिए बनाने वाला क्रिएटर बड़ा या ये लोग बड़े, ये जिन्होंने अम्बेडकर ने बनाया वो बड़ा या अमेरिका का संविधान से बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून बड़ा या अमेरिका का कानून बड़ा?
213 मुल्कों में दुनिया में कानून है, और अल्लाह का कानून जब से 1400 से पहले आया है कुरान, और कयामत तक रहेगा। ना अमन साहब न किसी सरकार में उसमें तरमीम करने की। असादी साहब एक मिनट, असादी साहब मैं एक मिनट उसमें इतना सा चेंज नहीं कर सकता कोई। शबनम जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं जब बंटवारा हुआ था, जिनके लिए संविधान से पहले धर्म था वो एक धार्मिक देश बन गया। यहाँ पर संविधान सुप्रीम है सर। नहीं, अच्छा ठीक है, सुनिए अमन साहब सुनिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले ये कहना गलत है। आराम से पाकिस्तान, सुनिए, एक नजरिया था पाकिस्तान जो जिना की थ्योरी था, वो मुसलमान का फैसला नहीं था पाकिस्तान बनना। ना पाकिस्तान इसलिए बना कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान की आबादी का आज तुलना करेंगे तो जितने भी फैसले हुए हैं आज अक्सरियत हिंदुस्तान में, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में आज मुसलमान रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि उनके देश पहले, संविधान पहले है। सुनिए, हमारे लिए देश भी पहले है और संविधान की भी हम वो व्याख्या, सुनिए, जो संविधान की व्याख्या कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहले धर्म है, उसके बाद संविधान है। अमन भाई ये मेरे ख्याल से बताती है चीजें नहीं। हम कहते रहेंगे आज ये डिबेट को मैं अब आ रहा हूं। अब शबनम जी, मेरे ख्याल से यही डिबेट का मर्म है असादी साहब, जो आज आपने बोला धर्म पहले, इसलिए 17,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हिजाब से पहले शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। हिजाब से पहले शिक्षा आ जाइए, शिक्षा है, कानून है। अच्छा हिजाब ठीक है। और शबनम बोलिए, हिजाब से पहले शिक्षा, हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं। ठीक है सादी साहब। अमन भाई, हम सब प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए जिस देश में आप रहें उस देश के कानून को फॉलो करिए। इसका मतलब संविधान पहले है, धर्म सेकेंडरी है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म फर्स्ट है? कल देश की कोई बात आएगी तो आप तो हिजाब के लिए मराने पहुंच जाएंगे लड़कियों को, चाहे कत्ल हो जाओ, लेकिन देश के लिए खड़े मत होना, हमारे में क्योंकि आपके लिए धर्म पहले। हम कानून की साथ साथ इस्लाम की लड़ाई लड़ेंगे। ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा सादी साहब। ये कुछ ऐसा है, कल को किसी मुस्लिम देश से लड़ाई हो गई तो ये धर्म की वजह से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये क्या बात हो रही है? हम मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं और अपनी बहन बेटियों की तरफ से बोल रहे हैं। हम पहले देश के लिए जान देंगे, हम तुम्हारे धर्म को सेकेंडरी कर देंगे अगर हमारे भारत पर किसी ने आंख उठा कर देखा। कैसी बातें करते हैं आप? और इस्लाम की भी गलत धारणा है, गलत सिखाते हैं आप इस्लाम को। इस्लाम भी गलत सिखाते हैं हमेशा। कोई बहन बेटी, आप बताओ, आपको किसी ने रोका है? ये आपने सब दुपट्टा लिया है, किसी ने रोका आपको? कोई मना नहीं है देश में किसी को, लेकिन आप स्कूल में जबरदस्ती बिठा दे। रुक जाइए, एक मिनट आ रहा हूँ। सुबह एक मिनट, शबनम जी एक मिनट, सबका एक एक पक्ष जरूरी एक एक करके बोलेंगे। बोलिए आप सरवा साहब, आपका क्या पक्ष है? मतलब ये धर्म बड़ा है, संविधान वाली बहस इसलिए मिनिस्टर आपकी तरफ नहीं लेकर आ रहा हूं क्योंकि हम डिबेट में रहते हैं। क्लासरूम में हिजाब धर्म या चॉइस का मामला है? क्लासरूम में हिजाब, देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करने के बाद ना पूरे देश में लोग सच्चाई समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार इस देश में ऐसा हुआ कि कुछ नए लॉ बने और कंफ्यूजन फैला दिया गया, लोग समझने को तैयार नहीं, ना समझाने को तैयार है। सिंपल सी बात है, जिस संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है, उसी संविधान ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी स्वतंत्रता दी है। अकेले सिर्फ गुलाम सरवर के लिए नहीं, वो संविधान पूरे देश के लिए। तो अगर कोई स्कूल क्रिश्चियन खोलता है, कोई स्कूल सिख खोलता है, कोई स्कूल सनातन धर्म के पर आस्था रखने वाले लोग खोलते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल का ये रूल हो, ये रेगुलेशन हो, ये सब्जेक्ट हो, ये विषय हो सकता है गेट पर एक वो मूर्ति भी रखें। और अक्सर क्रिश्चियनिटी में तो आप देखते भी होंगे यीशु मसीह और वगैरह वगैरह, जैसे मदरसे में जी, सेंट पॉल, सेंट जेवियर, काफी आगे मदरसे में, ठीक है, ये भी उदाहरण सही है। मदरसे के गेट पर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह लिखते हैं। तो हमको जब आजादी है तो उनको भी आजादी है, और एक बात, उनकी आजादी में हम भी दखल नहीं डाल सकते। अगर हम चाहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता को कोई प्रभावित तो हो सके चाहिए, तो फिर इसका मतलब स्कूलों में हिजाब नहीं थोपना चाहिए। नहीं, मैं आपका रुख तो आपको तो उधर बिठाना है। 15 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। आपको उधर बिठा दूंगा अगर आपका नहीं, उधर इधर मत कीजिए। अच्छा, तू इधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कहां लूटा वाला मसला है। मैं ये कह रहा हूं कि तो क्लासरूम में हिजाब नहीं थोपना चाहिए। क्लासरूम में आप शब्द को थोड़ा सा बदलिए। नहीं, डिबेट क्लासरूम में मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्लासरूम जिन स्कूलों का जो रूल रेगुलेशन है उसको छात्र को फॉलो करना पड़ेगा। तालियां बजाइए भाई। यदि कुछ नहीं,
यही डिबेट यही बहुत शानदार सरवर। अब आप आइए थोड़ा सा, आधी आधी की क्या अगर सच बात बोल रहे हैं। अरे पूरी बात क्लियर होने दीजिए, मजा आ जाएगा। अच्छा मजा आएगा। हाँ बताइए सरवर, पूरी बात समझिए। हाँ, भारत जो है धर्म प्रधान देश है। यहाँ एक दो धर्म नहीं, दुनिया के तमाम देशों में सर्वाधिक धर्म भारत में पाया जाता। कई डिबेट में मैंने कहा लोटस टेम्पल दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध जगह है, लोग घूमने जाते हैं, अधिकांश लोगों को पता नहीं कि किस धर्म का मंदिर है। बहाई धर्म है जिसको कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, इतने धर्म भारत में है, धर्म प्रधान देश है, आस्था से मन सब लोग प्रभावित हैं। और जितनी बात उनको संविधान का नहीं पता, उससे ज्यादा सबको धर्म का पता है। क्योंकि धार्मिक धर्म गुरुओं को ज्यादा लोग सुनते हैं, मौलानाओं को, साधु संतों को, प्रवचनों को। तो इसलिए भारत में संविधान निर्माताओं को फिर मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी। लेकिन यह कानून हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कहां पर कर रहा है, यह असल बात। प्रभावित तो कहीं कर नहीं रहा। सड़क पर नकाब पानी है, घर में पानी है, बाजार में पानी है, कॉलेज में पानी है, स्कूल में पानी है, मदरसे में पानी है, तमाम जगहों पर पानी है। लेकिन सेंट पॉल और सेंट जेवियर्स में आप थोपिएगा नकाब नहीं, ये इसका मैं हिमायती नहीं हूं। जो उसका अपना एक रूल है। आपके स्कूल में, मेरा स्कूल है, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मेरे घर के सामने स्कूल है, सरवर जी, सारे लोग यूनिफॉर्म आते हैं, नकाब पहन कर आते हैं। सरवर जी के लिए एक बार फिर से तालियां भाई। अब मैं असादी जी इनको समझा दीजिए, इनका इस्लाम कुछ और कहता है, आपका इस्लाम कुछ और कह रहा है। इनका इस्लाम कह रहा है कि क्लासरूम में हिजाब गलत। इनका इस्लाम नहीं, यही मतलब इस्लाम तो आपको करा हिजाब पहनने। तो आप क्यों जा रहे हैं सेंट जेवियर्स में? आप क्यों जा रहे हैं सेंट मदरसे में जाइए। आप थोप क्यों रहे? इस्लाम थोपने को होता है, ला इकराह फिद्दीन। आप उसको जबरदस्ती बाध्य कर रहे हैं कि नहीं तुमको नकाब पहन के मेरी बेटी को पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे भैया, उसको भी वही संविधान ने स्वतंत्रता दिया ना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जिसमें पराली और बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पीकर साहब की इजाजत से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां तेज हो गईं। इस दौरान पुलिस के 1600 और होमगार्ड के करीब 200 जवान सुरक्षा और ट्रैफिक का जिम्मा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कई मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने मालदा और दक्षिण 24 परगना जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिलने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के बीच नई रेल सेवा की शुरुआत की गई, जिसे मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शुरू किया, इसका सबको आनंद उठाना चाहिए। चुनाव आयोग की टीम हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच गई, जहां वो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेगी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक जूते बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। बाद में किसी तरह दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। त्रिपुरा में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बिप्लब देब ने जीत दर्ज की। ये सीट मानिक साहा के सीएम बनने के बाद खाली हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। बिहार में 26 से 8 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। दुर्गा पूजा और दशहरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों की वजह से यह फैसला लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कोविड केयर सेंटरों को बंद करने का फैसला लिया गया। यूपी के जालौन में एक तालाब से 10 फीट लंबा मगरमच्छ मिला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर नदी में छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जापान दौरे पर जाएंगे, जहां वो टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। This is a state funeral, and of course, as you know, this is of a very friendly country, an important partner. गुजरात सरकार ने राज्य में गरबा आयोजन समितियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत वहां रात 12 बजे तक ही गरबा का आयोजन किया जा सकेगा, जबकि अस्पताल और स्कूल के पास वाले इलाकों में रात 10 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में प्रशासन ने गैंगस्टर के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवा दिया।
रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य की कानून व्यवस्था और नक्सल समस्या से निपटने पर चर्चा हुई। तमिलनाडु दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदुरई में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की। यूपी के बरेली में चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक बस में धमाका हो गया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने सीमा के पास सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां आतंकियों के छिपाए कुछ हथियारों को जब्त कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में बीच सड़क पर एक ऑटो ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस वाले के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से भी मिले। वो राष्ट्रपिता है इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल एक रैली करेगा, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। खबर है कि इस रैली के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन में मंदिर पर हुए हमले के विरोध में जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र से इस मामले में दखल देने की मांग की। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। आतंकियों ने कश्मीर में सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखने पर लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस धमकी भरे खत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें बैठे 10 लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 60 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पार्टी सांसद मनीष तिवारी भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो शनिवार को दिल्ली में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केरल के कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी ने इशारों में यह साफ कर दिया कि अगर अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का समर्थन किया। श्री अशोक गहलोत जी जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री। पंजाब सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, जिसमें पराली और बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पीकर साहब की इजाजत से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां तेज हो गईं। इस दौरान पुलिस के 1600 और होमगार्ड के करीब 200 जवान सुरक्षा और ट्रैफिक का जिम्मा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कई मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने मालदा और दक्षिण 24 परगना जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिलने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के बीच नई रेल सेवा की शुरुआत की गई, जिसे मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शुरू किया, इसका सबको आनंद उठाना चाहिए। चुनाव आयोग की टीम हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच गई, जहां वो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेगी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक जूते बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। बाद में किसी तरह दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। अच्छा चलिए हम टॉपिक पे रहेंगे। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सादी जी। जो सरवर जी ने एक शब्द कहा, इस्लाम, एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ। इस्लाम का काम मतलब धर्म थोपना नहीं सिखाता। आप किसी शिक्षक को मजबूर नहीं कर सकते
कि हमारी बच्ची को तुम हिजाब में पढ़ाओगे, धार्मिक स्कूल हो या ना हो, यही है ना? बिल्कुल। आप बताइए असादी। एक मिनट रुक जाइए असादी। अब इसका उदाहरण दे दूं मैं? हाँ बताइए। 30 सेकंड मुझे दीजिए। एक मिनट बोलिए नहीं, आप इंटरप्रेट नहीं कीजिए। 3 महिलाएं बैठी हुई हैं, तीनों मुसलमान हैं। क्या मैंने इनके हिजाब पर इतराज किया? ये स्टूडियो में है, क्लासरूम में थोड़ी है। स्टूडियो में है। अब यही बात नहीं है। वो बच्ची भी हिजाब पहनकर बैठी है, बहुत शानदार। जिसको पहनना पहने, क्या दिक्कत है भाई? ये क्लासरूम नहीं है सर। बोलते बहुत है आप। आजकल जो पत्रकारिता है ना, वो बिजनेस हो गया है, सेवा नहीं हो गई है। सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। एंकर का काम होता है सवाल करा, जवाब सुने पूरी तरह, बीच में ना टोके। मैं आपसे सीख लूंगा। नहीं, सीखना पड़ेगा आपको। आपसे दुगनी उम्र का हूँ, दुगनी टाइम से मैं टीवी में आपसे। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं? नहीं ना, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। पत्रकार हूँ मैं, मेरे को मत सिखाइए। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं क्या? फिर मैं सिखाऊं आपको? 30 साल से पत्रकार, आप पता है मेरे को। जी। सुनिए आप, आप ये देखिए, इस्लाम जो है, जो चीज को कहता है उसको मानना पड़ेगा हर मुसलमान को। नहीं मानता है उसका व्यक्तिगत है। लेकिन जो बच्ची स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हिजाब लगा के जा रही है, और संविधान ने हमें यह हक दे रखा है कि हम अपनी यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, तो फिर क्यों इस पे ये सवाल वाजिब है? मैं एक सवाल के साथ जा रहा हूं। मैं सुबह आपके पास आ रहा हूं। पहले मैं एक बार आप सबका भी कमेंट ले लेता हूं, बट मेरा सवाल बुनियादी ये है आप सबसे। जो डिबेट है वो ये है कि संविधान के अंतर्गत अगर अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी का है। आप सबसे मेरा सवाल है, अगर धार्मिक अधिकार संविधान सम्मत ना हो, अगर धार्मिक अधिकार, आप लोगों के धार्मिक अधिकार है, अगर संविधान सम्मत ना हो, क्योंकि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से क्लासरूम में हिजाब की इजाजत नहीं है। आपको आजादी है, आपकी आजादी हो, आप स्टूडियो में बैठकर नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना सर? नहीं, वक्त होगा पढ़ूंगा। है स्टूडियो में बैठकर कैसे पढ़ देंगे भाई? इजाजत होगी तब पढ़ेंगे। अरे इजाजत नहीं है ना, ये स्टूडियो में इजाजत नहीं है ना। करके दिखाया। चलिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, नमाज पढ़ेंगे। नमाज का टाइम हो गया, नमाज नहीं पढ़ेगी। यही असादी जी, धार्मिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एक मिनट आप बोलिए, एक मिनट खड़ी हो जाएगी। देखिए बस ये आज सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, जिसमें कहा गया कि धार्मिक अधिकार का ये मतलब नहीं है कि असादी जी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर नमाज पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ सकते। जिस तरह से हम बैठकर सुप्रीम कोर्ट में हवन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से असादी जी बैठकर सुप्रीम कोर्ट में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। धार्मिक अधिकार कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, समझिए इसको। 11 साल में मुस्लिम देश में रही हूं, जहां काफिर होता है वहां अगर आप नमाज पढ़ते हो, आपकी नमाज नहीं लगेगी। आपको इतना भी नहीं पता? बिल्कुल 11 साल 10 साल ईरान जिंदगी करदम। मैं जानती हूँ इस्लाम को, यही सुना था मैंने, अपने धर्म के बारे में नहीं सुना था। आपने शुरुआत की थी ईरान से। वो जिस बच्ची को मारा गया है, उसको पासदार औरतों ने धक्का देकर मारा है। वो खुद थी लड़की। ईरानियों के दर्द को, हिजाब वालों के दर्द को। माता जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर शोभा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। असादी जी आप एक मिनट खड़े रहिए। शोभा जी ने एक सवाल पूछा, जो महसा को जो मारा गया, एक मिनट, हिजाब ना पहनने की वजह से, एक मिनट, हिजाब प्रॉपरली ना पहनने की वजह से, वो गलत? सुन लीजिए, वो गलत या सही? वो गलत या सही? अरे सुन लीजिए, सुनूंगा नहीं। वो गलत या सही? ये बात नहीं, जो महसा को हिजाब प्रॉपर ना पहनने की वजह से मारा गया, वो गलत? सुबुई गलत? शबनम जी गलत? बिल्कुल गलत। अजीत भाई गलत नहीं, आतंकवाद है। देखिए नहीं, गलत कत्ल करने की किसी को इजाजत तो नहीं है। गलत मारा किसी को मारने की इजाजत नहीं है। अमन भाई नहीं, ये देखिए अब यहीं पर एक्सपोज है, क्योंकि ये धार्मिकता थोपने का मामला है बच्चियों पर। आप अच्छा, महसा को जो मारा गया, अच्छा महसा को नहीं मारा गया, अच्छा चलिए ठीक, सीधी सी बात है। जो महसा एक सेकंड, अच्छा चलिए बोलिए आ रहा हूं। ये हमारी डॉक्टर साहिबा बोल रही है, अगर मैं जाऊं किसी गुरुकुल में जहाँ धार्मिक संस्था दी जाती है, क्या वहाँ कोई लिबास दूसरा पहन सकता है? नहीं, बताइए ना आप मुझे, कितने गुरुकुल है यहाँ? आप उनकी खिलाफ वर्जी कर सकती हैं, उन यूनिफॉर्म का आप मुकाबला कर सकती हैं। अब आप एक मिनट, सुबह अमन, हम डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिस कर गए, जो अभी मैं नाम भूल रही हूँ, जो आप असादी जी ने एक बात कही, मैंने लोकसभा चैनल में नमाज पढ़ के दिखाई है, करके दिखाया है।
इनके लिए मैंने नहीं कहा मौलाना आजाद ने, अरे मौलाना आजाद नमाज पढ़ा करते थे लोकसभा के अंदर। बात तो सुनिए, अमन में बोली नहीं। चलिए नाम कोई भी एक काम करते हैं, इन्होंने हिजाब नहीं पहना लेकिन बोलने का अधिकार है। ठीक है जी, कोई भी नाम आपने लिया, आपने ये कहा कि करके दिखाया है, नमाज पढ़ के दिखाई है। स्टूडियो में भी पढ़कर दिखाएंगे। इन्होंने कहा नमाज स्टूडियो में पढ़ के दिखाई। इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम की लड़ाई लड़ूंगा। समस्या यही है कि इन लोगों के लिए इस्लाम या नमाज अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इनके लिए इस्लाम या नमाज अपनी हठधर्मी और शक्ति प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। इसी कारण आप बदनाम हो रहे हैं और आपके कारण हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। आपके कारण इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। अल्लाह ताला ये कहते हैं, अमन मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप तो समझते हैं अमन एक एग्जांपल देती हूँ, रुक जाइए सादी जी, हाँ एक एग्जांपल देती हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उदाहरण है, शायद आप जानते होंगे कि उनके दामन पे, कुर्ते पे एक बिल्ली सो गई। उन्होंने कुर्ते अपना जो है कुर्ता कैंची से काट दिया। उनको नमाज पढ़ने के लिए जाना था कि बिल्ली की नींद खराब ना हो। ऐसी नमाजें जो किसी को तकलीफ दें वो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। मेरे भाई, आप लोग इस्लाम की लड़ाई तो तब लड़ेंगे जिस दिन इस्लाम समझेंगे। बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम को। अब एक मिनट, मैं आपके एक तो ना बीच में बोलना बंद करिए आप, एक तो बीच में बोलना बंद करिए। अब बोलिए, आ गया ना मैं आपके पास, अब बोलिए। देखिए अभी सुबह खान जो बोल रही थी ना, वो गलत बात बोलती है, झूठ बोलती है। मैंने कहा था मौलाना आजाद लोकसभा के अंदर जब नमाज का टाइम हो जाता था वो फोकियत नमाज को देते थे। हाँ, वो कोई दिक्कत। आज सुन लीजिए, आप स्टूडियो के बाहर जाते थे ना, किसको दिखा रहे थे? या स्टूडियो में पढ़ते थे? सुन लीजिए, किसको दिखा रहे थे? पढ़ के दिखाई क्या होता है? सुन लीजिए अपने अल्फाज दिखा। अगर मेरा टाइम होगा, पढ़ के दिखाई, अगर मैं यहाँ, अगर आपका टाइम होगा, एक मिनट सुनिए ना यार जी, अगर मेरा टाइम होगा, अगर मुझे यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मैं आपके शो से चला जाऊंगा, ठीक है, बाहर जाके नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, फिर आने की जहमत नहीं करूंगा। यानी कि क्लासरूम में नहीं, मतलब स्टूडियो में नहीं, बाहर जाएंगे। क्लासरूम की बात बार बार क्यों कह रहे हो? क्योंकि डिबेट क्लासरूम ना, सुनिए, सिखों को इजाजत दे रखी है, ईसाइयों को इजाजत दे रखी है। सुनिए, एक सिक्का बच्चा, एक सिक्की लड़की सर पर पीला ढाटा बांधकर स्कूल में आती है, आज तक किसी ने आलोचना नहीं की। किसी ने आज इतने डिबेट में या गैर मुस्लिम हजरात बैठे हुए, किसी ने उंगली उठाई? क्योंकि वो मजबूत है, इसलिए हम कमजोर है, हम पर लादा जाएगा। कमजोर है इसलिए भाई, कमजोर है इसलिए। अरे भाई इतने कमजोर है तभी बैठ के यहाँ पे आपको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नमाज पढ़ के दिखाऊंगा। दूसरी बात, आप जो सिखों की कह रहे हैं ना, पहले आप बेसिक और फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए कि सिखों की जो पग होती है वो उनके एसेंशियल प्रैक्टिस में आती है और हिजाब आपकी एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है। हाई कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन आप लोगों की ये जो हिजाब है ना, आपके पॉलिटिकल इस्लाम का परचम है और वही आप लगाते हैं महिलाओं के सर पर। ये चुन्नी चढ़ाकर आप साबित करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल इस्लाम का वर्चस्व। ये जिद है, आपकी जिद है। आपने 17,000 लड़कियों को स्कूल से रोक लिया। आप कहते हैं हुब्बुल वतनी सुलेमान, आपका कहाँ चला जाता है जब दिखाने की बारी आती है? आपको ये नहीं सिखाया गया कि बीच में नहीं बोलते? आप लगातार तब से बोले ही जा रहे हैं। आपके बीच में बोली है वो? मैं पेशेंटली वेट कर रही हूँ। आप कहते हैं ना संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, जब ये संवैधानिक जिम्मेदारियां दिखाने की बारी आती है ना तो आप बस्ता लेके निकल लेते हैं, फिर इस्लाम आ जाता है। तो आप ये ढकोसलेबाजी छोड़ दीजिए। या तो आप अमन, या तो आप बोलिए कि हम इस्लाम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। आप क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर में भी और फैमिली जो लॉज है उसमें भी आपको संविधान भी चाहिए, शरिया भी चाहिए। जब मर्जी करे पाला कूद के इधर, जब मर्जी करे पाला कूद के उधर। ये सवाल, ये आपका सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। मैं एक सवाल बता रहा हूं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। हाजी भाई आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस हो जाती है? क्या कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस हो जाती है? क्योंकि ऐसे तो फिर ऐसी चीजें भी हैं, भाई चोरी करने पर क्या सजा है, वो सारी चीजें हैं। तो हाथ काटे जाए, हाजी भाई, क्या कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस हो जाती है? हाजी खान देखिए कुरान ने जो कहा है वो हर ईमान वाले, हर मुसलमान पर लागू होगी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया है वो सारे ईमान वालों पे लागू होगी। बात आप कर रहे हो जैसे सऊदी अरब में हाथ काट दिए जाते हैं चोर के, तो वहाँ कानून है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ संविधान। मैं आपके बोल रहा था, मैंने मैडम आप बहरे भी हो, अंधे भी हो, जो नहीं माना। हाजी भाई आपकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून पहले आ जाता है। आपकी मर्जी से कानून नहीं चलेगा। एक मिनट, एक ड्रेस कोड बनाया है स्कूल ने, आज तक 70 साल से हम उस ड्रेस कोड को फॉलो करते आ रहे हैं, मुसलमान भी करते आ रहे हैं। आज
हमारे उस लड़की जब अपने स्कूल जा रही थी, जो 17 लोगों ने विरोध किया, वहां से शुरू हुई है बात। वो स्कूल क्लास में नहीं थी। अब तक कोई लड़की, आपको चैलेंज है और सारे टीवी चैनल को चैलेंज है, और इन तीनों मैडम को एक बाइट दिखाएं जिसमें कोई लड़की क्लास में बुर्का पहने बैठी। क्लासरूम में हिजाब के आप भी खिलाफ हैं? अरे हिजाब नहीं पहनती ना, तो यानी कि आप खिलाफ हैं? हुकुम शरीयत का हुक्म है, क्लास में भी, बाहर भी, घर पे भी, सब जगह। लेकिन अगर कोई 5 वक्ती नमाज फर्ज है, हर बालिग मर्द और पर फर्ज है, अगर कोई नहीं पढ़ लिया तो उसकी जवाबदेही। तो ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है, आप ये कह रहे हैं? उनका अधिकार है। अमन जी, आप बात को घुमा दे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान जो हुक्म है उसको अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है, उसकी जवाबदेही उसकी होगी। जो लड़की ऊपर बैठी है सर ढक के, वो उसकी जिम्मेदारी है। जो बिना सर के बैठी, चाहे जा भी, चाहे की बात नहीं, अल्लाह का हुक्म 24 घंटे लागू है। 24 घंटे लागू है। आप समझा दीजिए, वो जो बच्ची बैठी है कहीं पर भी है भाई, क्लासरूम के बाहर जो पहने हिजाब बैन की तो बात ही नहीं है भाई। यहाँ पर अधिकार है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19। क्लासरूम में यूनिफॉर्म है। जब चॉइस होती है, यूनिफॉर्म में चॉइस नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, सब बराबर। तो चॉइस कहां से आ गई इसके अंदर? देखिए, पॉलिटिकल जो चेहरे हैं भारत में मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर, जो आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना? नहीं, ये तो हमारे बड़े हैं बैठे हुए हैं। ये जो लोग इनके ऐलानात वगैरह होते हैं, जो मतलब पकड़ भी रखते हैं, ये कहा जाए। मैं शुरू में जो लफ्ज़ बोला था फिर बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ख़त्म करने का ये नाम लेते ही नहीं है। ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ जब बिल आया, उस पर कई और बातें सरकार से की जा सकती थीं, लेकिन बजाय इसके बात करने के पूरे मुसलमानों में मैसेज दिया गया कि अब तो कोई तलाक दे ही नहीं सकता, ऐसा कानून आ गया, जबकि ऐसा कानून है ही नहीं। उसमें तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर ना डिस्कस हुआ, तलाक बिदअत पर बहस हुआ, और आपने मैसेज दे दिया आप मुसलमान सड़क पर, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, चलो इनकलाब जिंदाबाद। गलत मैसेज दे रहे हैं। काम करिए सरवर जी, एक मिनट यहीं बैठे रहिए। तलाक बिदअत गलत था। अब आप देखिए, अरे सुनिए यार, तलाक बिदअत गलत था। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ये देखिए, देखो अमन साहब, ये हरकत छोड़िए आप। तलाक बिदअत मैं इसीलिए तय करके आया हूं, कोर्ट ने रोक लगा दी संवैधानिक। आप आईनी तौर पर डिबेट करेंगे तो मैं रहूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, तलाक देना मर्द का जिम्मेदारी है। अगर नहीं होती, इसी तरह लड़की भी खुला ले, सुनिए, लड़की भी खुला ले सकती है, लड़की भी तलाक ले सकती है अगर वो परेशान है। सादी जी, सुनिए सादी जी, अरे सुनिए, तलाक बिद्दत की बात कर रहा हूं मैं। अरे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वो गलत। अरे सुनिए, तलाक बिद्दत नहीं, तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं उसको। सुन लीजिए, तलाक बिद्दत गलत। यही परेशानी है ना, तब तो तलाक क्लियर होंगे। तीन वाक्य है, आपको मालूम नहीं है। तलाक बातिन है, तलाक मुगल्लज़ा है, लेकिन मेरा कहना है कि इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं था। हाँ। सीधी सी बात है कि इंस्टेंट ट्रिपल, एक बार जो आप तलाक 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 चलो खत्म खेल, इस पर रोक लगाया, वो गलत था। तलाक पर रोक नहीं है, वो गलत था। इस्लाम में इंटरफेयर नहीं है वो। तलाक मुगल्लज़ा को मना किया गया है। तलाक मुगल्लज़ा को जो एक जबान में 3 तलाक दे रहा है, उसको इस्लाम भी मना कर रहा है। चलिए बात डिबेट तलाक बिद्दत। 5 सेकंड में क्लियर। वो चूंकि वो विषय से अलग था। बोलिए। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, फिर हिजाब पर कंफ्यूजन न फैलाया जाए। हिजाब पर न कोर्ट ने पाबंदी लगाई, न सरकार ने पाबंदी लगाई। हिजाब मेरी बीवी पहन कर सब जगह जाती है। आप उस स्कूल को बात नहीं कर सकते जिस स्कूल का अपना रूल है, उस स्कूल का अपना रूल है और उसको भी अधिकार है। तो इसलिए भारतीय संविधान में जितना अधिकार हमें अपने इंस्टीट्यूशन का है, उतना ही तमाम लोगों को है। रूल बनाने का भी अधिकार है। जिनको शौक है जाके पढ़िए, नहीं शौक है अपना स्कूल खोलिए, अपना पढ़ाइए, वो आपको कोई नहीं रोकेगा। हाजी खान बोलिए। मैं मौलाना से पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का जो हुक्म आया है, वो स्कूल बुर्खा या हिजाब जो आया है, वो पार्ट टाइम है या 24 घंटे लागू है? ये जवाब दें आप। आप चले जाइए। किसने कहा? इनसे मैं पूछता हूँ, इनसे मैं पूछता हूँ, चीन में जो मुसलमान है वो इस्लाम पर अमल करेगा या काफिर हो जाएगा? मुसलमान चीन का मुसलमान क्या हो जाएगा?
तो भारत का कानून आपको मानना पड़ेगा भारत का संविधान। धर्म अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ। धर्म में हमारी महिलाएं, धर्म अलग है, संविधान अलग है। बगावत कर रहे हो दीन के साथ, बगावत अल्लाह का आप लोग कर रहे हैं, इस्लाम गलत बता रहे हैं, इस्लाम गलत बता रहे हैं। क्योंकि सरवर जी ने संविधान की बात कर दी। चंद सिक्कों के लिए छोटा कर अच्छा भैया, कोई माइकल साबित नहीं कर सकता। मैं अपनी गाड़ी से आना अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान को छोटा कर दोगे संविधान। चलिए आजिक भाई, अल्लाह का कानून छोटा हो जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट आप लोग जेब में लेकर घूमते हैं अभी, क्योंकि सरवर भाई ने संविधान की बात कर दी तो उन्होंने बगावत कर दी। चलिए हाँ बोलिए, एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या पक्ष है भैया आपका? हाँ, क्लासरूम में हिजाब सही है नहीं? क्लासरूम में हिजाब गलत है। एक मिनट भाई, एक मिनट शबनम जी, एक मिनट हाजी भाई, एक मिनट सरवर जी। मैं अपने प्रिय पैनलिस्ट मौलाना जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तरफ कौन से वाले? 3 है, मौलाना बीच वाले आसादी जी, मौलाना जी से पूछना चाहता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि जो क्लासरूम में हमें हिजाब वगैरह पहनना है वो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन होता है, बट एक तरफ ये दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं हमें कि करना ज़रूरी है। तो ये करना क्या चाहते हैं? मतलब धमका रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं? ये खुद कंफ्यूज है इस बात। और अच्छा हाँ, एक मिनट माता जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बिल्कुल गलत है। आजकल बच्चियां कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, डिस्ट्रक्शन करना है तो क्या हिजाब पहन के आदमी का कोई अलग करेगा? तो सर एक मिनट, नहीं वो एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, वो एसेंशियल प्रैक्टिस है। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, और सुनिए एक मिनट सुनिए हाजी भाई, इनसे नहीं लड़ेंगे ना। एक मिनट बीच में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, और हिजाब जो है छोटे छोटे बच्चों में जब इकट्ठे खेलते हैं, पढ़ते हैं, बच्चा हिजाब ही ठीक करता रहेगा, ये पढ़े लिखाई में ध्यान देगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खुद ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, नहीं ये सवाल है कि भाई शिक्षा पहले या हिजाब? और कोई? हाँ बोलिए, आ रहा हूँ एक मिनट। नर्सरी से लेके मैं कॉलेज तक पढ़ी हूँ, मेरे साथ मुस्लिम बच्चे भी थे, सिख अपना पगड़ी पहन के आते थे, लेकिन ये अभी क्यों ये हिजाब वगैरह आ गए हैं हमारे सामने? ऐसा क्या हो गया? हाँ बोलिए। मेरा मौलाना जी से ये सवाल है। कौन से वाले से? 3 है, बीच वाले से। अच्छा आसादी जी से। बीच वाले से। आपसे देखिए, आपसे बहुत प्रेम है आसादी जी, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा सवाल आपसे है, अपने समाज में जो फैला हुआ कंफ्यूजन है वो दूर क्यों नहीं हो रहा इनसे? हर तरह के कोई भी काम हो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं इनके खुद की कम्युनिटी में। ठीक है, लेकिन जो महसा के साथ हुआ, कम से कम 1 मिनट, जो ईरान में महसा के साथ हुआ वो तो गलत हुआ सरवर जी। ईरान में भी कानून है, वो गलत हुआ। ईरान का जो कानून है वो उसके तमाम मुजरिमों को अपना सजा देगी। ठीक है, हम बहैसियत इंसान के कह सकते हैं कि पहले उधर जाऊंगा मैं। आसादी जी एक मिनट, पहले शबनम जी एक मिनट रुक जाइए। शबनम जी आप बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो इस्लाम की असली परिभाषा क्या है, इनको कहीं सीखने जाना चाहिए, क्योंकि ये दोहरा चरित्र रखते हैं। कहीं पर ये संविधान की बात करने लगते हैं और कहीं पर ये अपनी शरिया लेकर आ जाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि कह रहे हैं क्लियर है, वो नहीं क्लियर नहीं, वो कह रहे हैं शरिया पहले संविधान बाद में। अमन भाई, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा है, सब लोग कुरान शरीफ की परिभाषा भी समझते हैं, हर आयत सूरत का मतलब भी समझते हैं। पहले ये हमें बुद्धू बनाया करते थे, और 3 तलाक जो हमने लड़ाई लड़ी है ना, पता है मौलानाओं का क्या कहना था? अमन भाई कहना था कुरान शरीफ में लिखा नहीं है 3 तलाक, लेकिन हमारी जबरदस्ती है, कह दिया तो हो जाएगा। अरे आपकी जबरदस्ती भाई, हमेशा इन्होंने उस मामले में भी उलझाया। और स्कूल में 4 बेटियां अगर हिजाब लगाकर जा रही थी, स्कूल प्रशासन का काम था, ये पूरी महिलाओं को लेके निकल पड़े, भाई अब तो हम भारत से जंग लड़ेंगे, भारत में हमारे हिजाब पर बैन कर दिया। कोई बैन नहीं है कहीं पर भी, सारी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, मुसलमान भी, पूछिए किसी को कोई मना करता हो? आसादी जी बार बार एक सवाल ये उठता है जो, अच्छा चलिए हाजी भाई मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से स्कूल के अंदर, एक मिनट आसादी जी शान मुझे कराने दीजिए ना। आप भी कर लीजिए एंकरिंग, फिर नहीं आपने मोड़ दिया तो फिर मेरे को करने दीजिए ना। मैं हाजी भाई सवाल ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह बार बार डिबेट में ये कहा जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर हिजाब, क्योंकि क्लासरूम में एक यूनिफॉर्म है, रूल है, हर बात तो उस हिसाब से नहीं थोपा जा सकता। फिर आप कहा जाता है कि नहीं वहां पर भी हिजाब होना चाहिए। कहा जाता है जिस तरह मदरसे का भी एक रूल है, वहां की बच्चियां जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं ना दूसरी ड्रेस में आ सकती, कोई हाफ पैंट में नहीं आ सकती ना, या वहां पर उनको चॉइस है। देखिए अमन जी, बात यह है कि जो लड़की ड्रेस स्कूल का ड्रेस पहन के आ रही है, और अगर वो अपने सर पे रुपट्टा रख लेगी, किसी को क्या उसमें परेशानी? ऐसे ही कोई पट्टा पहन कर, अगर कोई पगड़ी पहन के, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ ड्रेस पहने हुए
और उसी ड्रेस का उसके सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, तो इसमें क्या भारत के संविधान में कमी आ जाएगी? क्या ड्रेस के स्कूल में, क्या एजुकेशन में कोई कमी नहीं आएगी? इसलिए हिजाब एक हया है, एक आदमी सर रख रहा है, सर रखना उसका अधिकार है, उसने सर रख लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? बात ये वो सारे ड्रेस पहने हुए है ना, स्कूल यूनिफॉर्म कानून है। अरे भाई सरदारों के लिए क्यों इजाजत है? पगड़ी की क्यों इजाजत? एसेंशियल प्रैक्टिस है, हमारी भी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर ये नहीं कर रहे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस नहीं ये सवाल मैं ले रहा हूँ, ये सुबह मैं आपके पास ये बार-बार हाजिर भाई कह रहे हैं कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन नहीं उसे फॉलो कर रहे तो उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर ये तीनों बिना हिजाब के अभी जवाबदेही इनकी बनेगी। अच्छा, हर आदमी को अपने अमाल का जवाब। नहीं, मेरे को ये जानना है, एक मिनट, मेरे को ये जानना है, डिबेट में आप सबके लिए भी जरूरी है, जो हाजिक भाई ने बोला कि ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब, यही मुझे कह रहा था, मैं क्या कर मेरी टोली सर कुरान में लिखी हर बात थोड़ी ना प्रैक्टिस हो रही है, हो रही है क्या? प्रैक्टिस है, कहां प्रैक्टिस है? नहीं कर रहे, भाई चोरी कर, नहीं जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी जरूर कुरान में लिखा है, और रखिए तीनों में से किसी ने भी। क्या जी? चादर ओढ़ना, सर पे टोपी रखना, हाजिक भाई ने तो खुद ही सर पे टोपी नहीं रख रखी। क्या हिजाब इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है, हाँ या ना? अमन, एक सवाल का जवाब हमें और मिला है आज कि क्यों मदरसों का सर्वे और मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, क्योंकि इस्लाम ना ये खुद समझ पा रहे हैं और ना ही मुसलमान बच्चों को समझा पा रहे हैं। हमारे बच्चों का दुर्भाग्य है कि हमारे जो मजहब के लीडर्स हैं वो इस तरह के बन गए हैं जो खुद भी इस्लाम को समझते नहीं हैं। किसी भी मजहब की एसेंशियल प्रैक्टिस वो होती है जो उसके स्क्रिप्चर्स में, उसके ग्रंथ में कोडिफाइड होती है। ना बुर्का, अरे रुक तो सुनिए, सुन तो लीजिए, ना बुर्का नकाब कुरान में लिखा है। एक मिनट, सगे भाई से छोड़ के, सगे मामा से, सगे फूफा से, सारों से पर्दा है, एक घर का है। हाजिर खान, आप स्कूल गए थे ना? एक मिनट, आप स्कूल गए थे ना? आप स्कूल गए थे ना? मैनर सीखे थे? मैनर सीखे थे ना? बीच में नहीं बोलते ना आसिफ भाई, यही होता है स्कूल ना जाने की वजह से। बस शांत रहिए ना, बीच में मत बोलिए ना, वो आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, सम्मान रखिए ना, वो आपके बीच में ना बोले, आप उनके बीच में ना बोले, आपका भी सम्मान है, उनका भी सम्मान है। आसिफ भाई चलिए आगे बढ़िए। अमन, ना तो ट्रिपल तलाक का जिक्र कुरान में था, ना नकाब और बुरके का जिक्र कुरान में है, ना ही वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र कुरान में है। जिन चीजों का जिक्र कुरान में नहीं है उनको आप इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस बता के कौन सा माफिया चला रहे हैं, ये मुसलमान युवा आपसे जानना चाहता है। अच्छा, अगर क्या है सोर्स है? अगर है भी, अच्छा एक मिनट, बोली एक मिनट। यहाँ पे अभी हाजिर खान साहब लगातार ये बात बोल रहे हैं कि ये कुरान में है और जो भी कुरान में लिखा है वो एसेंशियल है और जरूरी है हर मुसलमान पे। तो कुरान में तो ये भी लिखा है कि जहाँ पर बुत परस्त है वहां पर मुसलमान नहीं रह सकता, तो भारत छोड़कर कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे? झूठ बोल रही हूँ मैं। अच्छा, कुरान में तो ये भी लिखा है कि काफिरों के खिलाफ आप क़िताल करेंगे, क़िताल करेंगे, हिंदुओं की गर्दन काटेंगे। ये झूठी बात है ना, करना बंद कर दीजिए। महिलाओं के लिए आप दायरे तय करते हैं, आप लोगों की मानसिकता है महिलाओं को कैद में रखना। आपको हमारे को क्या परेशान है कि महिलाएं मुख्यधारा से जुड़ी हैं, कि महिलाएं अपनी बात रखें, वोकल है। आप लोग यही चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बुर्के में रहे और बच्चे पैदा करें 12-12, 6-6 और ये लोग मौलाना और बड़े बड़े पदों पर बैठे रहे कि हम बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव मौलाना है। आपको फायदा वोट बैंक का फायदा है ना। एक मिनट, बार-बार ये दलील दी जा रही है हाजिक भाई दलील ये दी जा रही है कि ये मुस्लिम अधिकार का मामला है। सवाल ये उठ जाता है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है कि वो हिजाब जो पहनना चाहती हैं। सवाल ये बार-बार उठता है हाजिक भाई कि अधिकार हिजाब तक सीमित हो जाते हैं। अगर अधिकारों की इतनी चिंता है तो शायद मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री बैन है। एब्सोल्युटली बैन है ना? मुस्लिम कंट्रीज में तो महिलाएं फिर वहां पर भी अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं दो बातों के जवाब दे दूं। पहले इनकी बात का कि बात यह है कि कुरान के अंदर जो बातें हैं, हदीस में जो बातें हैं, वो मैं उसके आगे कह रहा हूँ, ये कह रही हैं, ये कह रहे हैं, उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसके अलावा दूसरी जगह तो अपने पास से जो बात है उसका ठिकाना जहन्नुम नहीं। अब दूसरी बात आप ये तीनों जहन्नुम जाएंगे जो उसमें से अगली अपने पास मैं कहूँ ये कहे वो कहे, कोई भी बात जो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, वो अपने पास से। अभी आज सुबह पढ़ी जा रही है। ईरान की महिलाएं क्या कर रही हैं फिर जो हिजाब जला रही हैं, वो सब जहन्नुम जाएंगी? हाँ, अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगी, जहन्नुम जाएंगी। टोपी लगाना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। फर्ज को तोड़ोगे, सुन्नत अदा करो। नमाज में
को अगर ये कहा था कि नहीं सारे फर्ज महिलाओं के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, लेकर ही जाएगी। मैं अगर नेकर पहनता हूँ, एक मिनट बीच में नहीं, शबनम जी फर्ज को साबित कर रहा हूँ, ठीक है, हराम कर रहा हूँ, मैं दाढ़ी मूंड रहा हूँ, मैं हराम कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मर्दों के। लेकिन अगर धर्म पहले है तो अपने एक मिनट शबनम जी, सवाल ये है, सादी जी फिर सरवर जा रहा हूं, अगर धर्म पहले है तो अपने धार्मिक संस्थानों में जाइए ना, किसने मना किया है? फिर क्यों स्कूल में जाते हैं? क्या हम इनकम टैक्स नहीं देते? तो मदरसे हिजाब पहनने के लिए देते हैं। फंड मिलता है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, संविधान में मौलाना आजाद भी है, मौलाना हिफ्जुर रहमान भी है, और 10-12 मुसलमान उस संविधान की कमेटी में थे जिसने संविधान बनाया। ये केवल खाली जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके सरबराह थे, ना के संविधान बनाने वाले थे। संविधान 11-12 की सम्मति से बना है, हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे, तब संविधान बना है। जब ये खूबसूरत हिंदुस्तान बना है और इसके अंदर हमें अधिकार है। अमन भाई एक बात सुन लीजिए आप, हम कहते हैं आपको अपने मजहब की फिक्र करनी चाहिए, हमको अपने मजहब की फिक्र करना चाहिए। और संविधान के आड़े आता हो कोई प्रैक्टिस तो वही बता रहा हूँ, संविधान के खिलाफ कर दिया फैसला, चला गया, 2 दिन रुक जाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, फिर डिबेट कर लीजिए। हमें पता है कर्नाटक हाईकोर्ट का आ चुका है, अरे सुन लीजिए ना, कर्नाटक हाईकोर्ट का आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ना, उसी को तो चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे? अरे सुन तो लीजिए, सुप्रीम, चलिए यही बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे? अरे जितने नेशनल चैनल सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे? ऐसा लगता है सुप्रीम हमारी दारुल सुप्रीम कोर्ट के बाद मान जाएंगे? सुन तो लीजिए ना यार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्लासरूम में हिजाब गलत, तब मान जाएंगे? उसका फैसला हमारा उलमा करेंगे, हमारी सुप्रीम बॉडी तब भी तय नहीं है मानेंगे नहीं मानेंगे। मैंने पहली दफा कह चुका हूँ, बार-बार तो फिर बहस का फायदा क्या? आपकी चलनी है, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलनी है, कोर्ट करेगा फैसला। हम कहते हैं सबको बराबर का अधिकार है हिंदुस्तान में। आपको लगता है क्या ये धार्मिकता थोपने का मामला है, या वाकई में इनकी नीयत साफ है और मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं महिलाओं की, कि भाई उनको अधिकार है हिजाब पहनने का? नहीं तो अधिकार से वंचित कौन कर रहा है? किसी मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने से, नकाब पहनने से किसी ने अगर रोका तो उस व्यक्ति का नाम बताइए, या कोई ऐसा ऑर्डर किसी कोर्ट का आया है? क्लासरूम में रोका जा रहा है ना, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोका। क्लासरूम में किस क्लासरूम में रोका जा रहा है ये भी आप क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ तो क्लासरूम में नहीं रोका जा रहा। ठीक बात। मेरे यहाँ खतीजतुल कुबरा गर्ल्स स्कूल जहाँ पर मेरा घर है, वहां तो क्लासरूम में अगर नॉन मुस्लिम भी लड़कियां जाएंगी तो उनका भी ड्रेस कोड हिजाब में है। कहाँ रोका जा रहा? असल ये विषय मैं कहता हूँ कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। रोका वहां गया जहां का उनका अपना एक रूल था, ड्रेस कोड था, उसको फॉलो करना आपको। आप अभी आपने एक बात कही कि हमारे स्टूडियो में आएंगे तो आप क्या नमाज यहां पढ़ेंगे? तो मौलाना ने कहा कि हम यहां पढ़ेंगे, हमने कहा कि नहीं, हम आप नहीं पढ़। खैर मैं कह रहा हूं आपसे हम पूछ सकते हैं, आपकी इजाजत मिलेगी तो बिल्कुल पढ़ेंगे, नहीं मिलेगी तो हम वायलेशन नहीं करेंगे। तो इसी तरह से उन इंस्टीट्यूशंस के जो एजुकेशनल है उनके जो अपने रूल रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना। इसमें आजादी जी ने कहा फिर मैं डिबेट में आना एक मिनट, नमाज की इजाजत नहीं देंगे। जैसे बच्चियों ने स्कूल आना छोड़ दिया, 17,000 बच्चियों ने स्कूल आना छोड़ दिया क्योंकि क्लासरूम में हिजाब की इजाजत नहीं गई। अब आखिर बड़ी बात आ गई। 10 सेकंड। हाँ आ रहा हूँ हाजी भाई, एक मिनट, 10 सेकंड। शबनम जी 1 मिनट आ रहा हूँ। सुबह आपने हिजाब विवाद सबसे बड़ा संवाद, हाँ, डिबेट का मकसद होता है कि कोई कंक्लूजन जो है सामने आए, एक मैसेज जाना चाहिए। लोग देख रहे हैं, हम लोग को कमेंट में कहेंगे लोग तो खाली लड़ झगड़ रहा, कोई परिणाम तो आया नहीं। परिणाम जाना चाहिए और लोगों को लगे कि हाँ एक बात कुछ समझ में आई सामने। सवाल आप बार बार यही उठा रहे हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से सिर्फ इस्लाम ही नहीं, ऋग्वेद भी कह रहा, कई धर्मों में, क्रिश्चियनिटी में भी इसका जिक्र है। मैं कह रहा हूं वो धर्म गुरु अपने प्रवचन में कहे ना, कौन रोक रहा? किसी तकरीर में, किसी जलसे में कोई कह रहा है कि नहीं ये तकरीर नहीं करोगे, वो तकरीर नहीं करोगे। हमारा मौजू आज पर्दा है, हम पर्दे पर तकरीर करेंगे। जिनको, मेरा मतलब अगर किसी को पसंद नहीं है वो उठ के चला जाएगा, लेकिन इस्लाम वही इस्लाम जिस इस्लाम की आप दुहाई, आपने सवाल किया कि थोपना है या प्रैक्टिस। एक तो एसेंशियल प्रैक्टिस पर अभी सबूई बात कही। सुप्रीम कोर्ट में जितने मामले गए शाहबानों से लेकर अब तक, एक मामले में भी हमारे वकला ने या यूं कह दे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी टीम ने अब तक सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं किया। बार-बार सवाल उठता है, सुबह मैं आपके पास आ रहा हूं, बार-बार सवाल उठता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों की अगर चिंता है, अगर वाकई इतनी चिंता है तो फिर अब एक मिनट सवरा जी मुझे भी बोलने दीजिए,
बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की चिंता है, मुस्लिम बेटियों के अधिकारों की चिंता है, उनके अधिकार का मामला है। सवाल उठता है कि कभी मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा के लिए लोग कभी इतना नहीं लड़े, मुस्लिम महिलाओं को हलाला से बचाने के लिए कभी ये लोग इतना नहीं लड़े, मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में एंट्री को लेकर कभी ये लोग, लेकिन हिजाब के लिए इतनी क्यों लड़ रहे हैं? क्या है क्या इसके पीछे की कहानी? जिनको नहीं पहनना ना वो लड़ रहे हैं, और जिनको पहनना है ना वो नहीं लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। सुबुई, अमन, आपको और जो भी सब चैनल इन विषयों पर डिबेट्स कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं कि हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर मुस्लिम यूथ में भी एक अवेकनिंग करी है कि एक्चुअली ये लोग इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग इस्लाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन में और अभी मुसलमान युवाओं को देना चाहती हूँ, शायद उससे उनको क्लैरिटी आए। अभी मौलाना साहब ने कहा हिंदुस्तान हमारा है, एक बार नहीं हर चैनल पे ये लोग बोलते हैं। है भाई, बिल्कुल अपनी लाइन नहीं अमन, इस लाइन को इनको बदलना पड़ेगा। अच्छा। हिंदुस्तान हमारा है बोलने के बजाय ये बोलना शुरू करिए कि हम हिंदुस्तान के हैं। जब तक आप हिंदुस्तान हमारा बोलते रहेंगे आप सिर्फ उसमें अधिकार ढूंढते रहेंगे, आप सिर्फ जिद करते रहेंगे, आप सिर्फ भूमि का टुकड़ा समझ के उस पर अपना राज चलाने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आप हिंदुस्तान के हैं उस दिन आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।